Welcome friends. Question number 1. Entropy of a system is constant in isobaric process, isothermal process, isochoric process and adiabatic process. देखो इंट्रॉपी ऑफ अ सिस्टम का फार्मूला क्या होता है, ds इज इक्वल टू dq ओवर t। ये हमें पता है कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम। जब ना कोई हीट इंटर हो रही है ना कोई लीव कर रही है तो इसका मतलब है कि चेंज ऑफ हीट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ ये वैल्यू पुट करें तो ds विल बी जीरो। यहाँ इसको इंटीग्रेट कर दो तो s क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब है कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस entropy of a system will be constant. So D is the right answer. Moving on the next question. Question number 2. Heat flows in solids due to which phenomena? Conduction, convection, radiation. देखो सॉलिड्स में जो हीट होती है वो होती है कंडक्शन की वजह से फ्लो। तो ए इज द राइट आंसर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कन्वेक्शन की वजह से जो हीट फ्लो होती है ना वो फ्लूइड्स में होती है, जिसे हम कहते हैं लिक्विड प्लस गैसेस। और रेडिएशन हमको पता है कि जैसे सूरज से जो ज़मीन पे हीट आती है वो आती है वेव्स की शक्ल में, इलेक्ट्रो रेडिएशन की शक्ल में, वो होता है रेडिएशन फिनोमेना। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3. अ सिस्टम इन विच देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास बट नॉट एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, नन ऑफ दीज। देखो लग ऐसे रहा है कि जैसे ये क्लोज सिस्टम है और लगा के आ जाएंगे बहुत सारे, लेकिन पहले समझो लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ मास। मास चेंज हो जाता है लेकिन एनर्जी चेंज नहीं होती सिस्टम की। जबकि क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि मास जो है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में उल्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि क्लोज सिस्टम नहीं हो सकता ये। और ओपन सिस्टम में दोनों चीजें चेंज होती हैं और आइसोलेटेड में दोनों चीजें कांस्टेंट रहती हैं। तो इसका मतलब है कि तीनों ही गलत हैं, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। देखो वॉल्यूम किसमें कांस्टेंट रहता है, वो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। डी इज द राइट आंसर। बाकी को पता होना चाहिए आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर, और एडियाबैटिक का पता है कि इसमें नो हीट इंटरलीव सिस्टम, इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैथमेटिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन के जरिए हम एडियाबैटिक प्रोसेस को डिनोट करते हैं। वो इक्वेशन होती है PV और ऊपर ये गेमा का निशान इज इक्वल टू कांस्टेंट। सी इज द राइट आंसर। समटाइम्स आता है कि बताओ को आइसोथर्मल प्रोसेस इस इक्वेशन के जरिए हम डिनोट करते हैं, वो होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस वक्त राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6 है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो इंटरनल एनर्जी होती है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, हम लेते हैं ये हम कंसेप्ट जो है ना काइनेटिक थ्योरी में लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जीरो होती है। तो इंटरनल एनर्जी किस पे होती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने पिछली वीडियो में देखा था 3/2 लेट्स सपोज n मॉलिक्यूल्स हैं तो kT, ये फार्मूला है इंटरनल एनर्जी का, ट्रांसफर एनर्जी निकालने का। देखो 3/2 कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। जब सारी वैल्यूज ही कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी गलत, ये भी गलत, तो कम ये भी गलत। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कि वो प्रोसेस जो दोबारा हम उसको रिवर्स ना कर सके, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। बर्फ से पानी बना लो, पानी से फिर बर्फ बना लो, ये भी रिवर्सिबल है। ये दोनों गलत हो जाएंगी। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि जो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है वो वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हम उस हीट को दोबारा हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो जाया हो जाती है। एक बार जाया होगी बस हमेशा के लिए जाया। तो ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है एन आइडियल हीट इंजन कैन हैव 100% एफिशिएंसी ओनली व्हेन। देखो वैसे तो हीट इंजन कभी भी 100% एफिशिएंट हो नहीं सकता, लेकिन मैथमेटिकल कंसेप्ट के तौर पर पता होना चाहिए अगर कैसा हो जाए तो 100% एफिशिएंसी में हासिल हो सकती है।
तो देखो लेट्स सपोज ये HTR है, ये हीट इंजन है, वर्क, और ये LTR है, ठीक है। एफिशिएंसी होती है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट में हम वर्क ले रहे हैं, इनपुट पे क्या है, यहाँ से हीट आ रही है QH, यहाँ से हम वर्क की वैल्यू निकाल लें, QH माइनस QL इज इक्वल टू QH। यहाँ से हम अगर डिवाइड करें तो हम मिलेगा 1 माइनस QL ओवर QH, ठीक है। अब ये देखो हमें 100% एफिशिएंसी कैसे मिल सकती है, अगर हम QL को 0 कर दें या QH को इनफिनाइट कर दें। देखो QL 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100% आ जाएगा। या इसको इनफिनाइट कर दो, 1 और इनफिनाइट 0, फिर मल्टीप्लाई खा के 100% एफिशिएंसी दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि या तो हम LTR को 0 कर दें या HTR को इनफिनाइट कर दें, दोनों सूरतों में हमें एफिशिएंसी 100% मिल सकती है। तो देखो LTR 0 ये ठीक है, बाकी LTR इनफिनाइट नहीं करना, इसको 0 करना, HTR को हाई नहीं करना, इनफिनाइट करना भी गलत है। तो जो अभी जो है ना आंसर C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज, इसे कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम या अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सो A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखो इसका फार्मूला आपको आना चाहिए, तो इजीली निकाल सकते हो। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कि हीट फ्लो पर सेकंड में कितनी हो रही है, ये डिपेंड करती है एरिया की डायरेक्टली, लेंथ के इनवर्सली और टेम्परेचर डिफरेंस के भी डायरेक्टली। तो इसको हटाएंगे तो हम K का निशान लगाएंगे, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट कहते हैं। K की वैल्यू निकाल लो, Q L T A T1 माइनस T2, यहाँ वैल्यू पुट करते रहो। Q का यूनिट होता है जाउल, L का मीटर, टाइम का सेकंड, एरिया का मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर का केल्विन। एक से कैंसिल आउट कर दो। देखो जाउल ओवर सेकंड क्या होता है, पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, जाउल सेकंड जिसे हम वाट भी कहते हैं। तो इसकी जगह हम वाट लिख दें अगर, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा M-1, ये हो जाएगा K-1। तो फार्मूला क्या हुआ थर्मल कंडक्टिविटी का, W M-1 और K- कहते हैं वाट पर मीटर पर केल्विन। ए इज द राइट आंसर।